चलो आ जाओ इधर देखो, बंद करो। तो लास्ट क्लास में पार्ट पर मिलियन पढ़े थे, कहाँ यूज़ किया था बता भी दिया था। ओके, अगला अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है बताओ? तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है। ओके, समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन देखो, इसको ये जो एक्स जैसा दिख रहा है ये एक्स नहीं है बल्कि काय है, लिख सकते हो एक्स जैसा लेकिन ये काय है। काय में क्या करते हैं थोड़ा देखो, काय में टर्म जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके ध्यान देना, एक मिनट, हाँ या ठीक है, ये काय लिखा हुआ है, काय, ये तीसरा नंबर टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। ये काय है ऐसे करके, तो ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे ऐसे करके घुमा देता है, ठीक है। हाँ बट तुम एक्स भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन? ए बाबू सुनो, मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को मोल निकालना आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार रिपीट कर लो। देखो कभी भी तुमको मोल निकालना है ना, तो जो मास दिया होगा उसको मोलर मास से भाग कर दोगे। किससे भाग कर दोगे? हाँ, ये जो स्मॉल w है ये मास है, गिवन मास जो मास दिया होगा, और इस कैपिटल W मोलर मास है जो फार्मूला से निकलेगा, ठीक है। ध्यान सुनो, जो बच्चा 11th में नहीं पढ़ा उसके लिए भी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हें बोलेगा कि 0.18 ग्राम में कितना ग्लूकोज का मोल है, मोल निकालना है, तो ये तो गिवन मास है, ये गिवन मास है दिया रहेगा, और फार्मूला से तुम मोलर मास निकालोगे। कार्बन का होता है 12, नहीं याद है तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारे लिए टेबल, तुमको मास से याद कर लो। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन ये मास है, एटॉमिक मास है, ये याद होना चाहिए। तो कार्बन का हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 27 होता है, सबका लिखा हुआ है जिसका, ठीक है। तो तुमको ये टेबल याद होगा। तो कभी तुमको मोल निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास, जो मास दिया हुआ उसको ऊपर रखोगे, और जिस जो फार्मूला से निकालोगे उसको नीचे रखोगे, भाग कर दोगे। तो देखो ये मोलर मास है, कैपिटल W से लिखा जाता है। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम ही होता है। आपको सर आपने M से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि M से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मोलालिटी को M से लिखा जाता है, मोलारिटी को M से लिखा जाता है, समझ रहे हो? तो इससे कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, इसलिए हम M से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम W लिख रहे हैं, स्मॉल w और कैपिटल W। कैपिटल W फार्मूला से जो निकालेंगे वो, और जो दिया रहेगा वो, ठीक है। कभी कभी मोल भी दिया रहेगा तो मोल से मास निकालेंगे, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके, अलग से कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज का निकालो, ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज का निकालो, कैसे निकालोगे? ग्लूकोज 1 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन है, 1 कार्बन का मास कितना होता है? 12, तब 12 छक्के 72, 12 कार्बन 6, यहाँ पर 6 कार्बन है ना, तो बच्चे बता। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 कम 12, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है, 16 छक्के 96, सब जोड़ दो गुना करके 180 आ जाएगा। ये ग्लूकोज का मोलर मास है 180। ग्लूकोज का याद रखो, उसके बाद तुम अल्कोहल का याद रखो, फिर तुम उसका और जो कंपाउंड का नाम आता है तुम याद करते जाओ, ठीक है। वरना तुमको वैल्यू निकालने आना चाहिए, बस खाली उसके लिए तुमको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला और उसका ये तुमको ये टेबल। क्लियर हो गया? हाँ, कुछ बताओ तो फटाफट बताओ, फटाफट टाइम नहीं लगाना। कुछ मोलर मास बताओ तो, मोलर मास जैसे मैं तुमको बोलूँ कि चलो मोलर मास बताओ वाटर का, चलो मोलर मास का वाटर का बताओ तो, फर्क से नहीं, वाटर का बताओ तो। हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, और 1 ऑक्सीजन है, 16 2 18, खत्म मोलर मास। मैं बोलूँ मोलर मास अमोनिया का बताओ, अमोनिया का बताओ। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो मैं बोलूँ कि चलो मोलर मास NaOH का बताओ, NaOH का। सोडियम का कितना होता है मास? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 40, कोई दिक्कत? कितना आसान है। अगर मैं तुम बोलूँ चलो मोलर मास बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का, जल्दी टाइम नहीं लगाना, बताओ। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, ये याद होना चाहिए, यहाँ पर देख लो। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, 16 जगह जोड़ो कितना हो जाएगा? 32 96 96 98, समझे? एकदम धरले से याद होना चाहिए तुमको। जैसे अल्कोहल का निकालना, अल्कोहल का फॉर्मूला देखो, अल्कोहल का होता है CH3OH, या ये ले लेता हूँ C2H5OH, C2H5OH। तो यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, सॉरी हाइड्रोजन 6 ना हो गया, तो कार्बन 2 है, तो 12 दूना 24, 1 कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, तो 6 कम 6, और 1 ऑक्सीजन का 16, 16 6 22, 22 24 46, समझिए? निकल गया। आता है निकालने सब? तो बस खाली तुमको ये टेबल लिख दिया मैंने, बेसिक जो बच्चों को नहीं आता वो सबको आना चाहिए। जैसे मोलर मास है, फिर ग्लूकोज का मोलर मास था। अब मोलर बता, मास दिया हुआ था और तुमको बोला था मोल निकालने के लिए, तो गिवन मास है 0.8 ग्राम, इसका मोलर मास निकला 180, तो गिवन मास ऊपर रखोगे 0.18, और मोलर मास को नीचे रखोगे, पॉइंट रख के काट दो 1/1000, यानी 0.001 मोल हो रहा है। ओके, 0.001 मोल आ गया। तो मोल निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल, जैसे मैं तुमको बताता हूँ। जैसे आ जाओ और एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल तुमको करवाता हूँ। और इधर देखो,
जब तक एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। इधर आओ, आ जाओ। देखो मैं तुमको बोलूँ जैसे कहीं मोल निकालने आएगा तभी तुम आगे सीख पाओगे। जैसे मैं तुमको बोलूँ चलो कि 90 ग्राम पानी में कितना मोल है, 90 ग्राम पानी में कितना मोल है, क्या करोगे, जो मास दिया हुआ ऊपर रखोगे। तो मोल निकालने के लिए इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का लिखो, गिवन मास 90, जो मास दिया ऊपर, और मोलर मास इसका वाटर का कितना होता है अभी निकाले थे, फॉर्मूला से निकालो, निकालो फॉर्मूला से, 2 + 16, 16 2 18, ये वाटर का मोलर मास है, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकल जाएगा, 18 से भाग कर दो, 18 पंचे 5 मोल आ गया। अरे समझा। अब जैसे मैं तुमको बोलूँ चलो, मैं तुमको बोलूँ चलो कि चीनी का C12, जैसे मैं तुमको बोलूँ चलो ध्यान देना, मैं बोलूँ 34.2 ग्राम चीनी में कितना मोल है, चीनी में, सुक्रोज में, सुक्रोज, चलो सुक्रोज। अब सुक्रोज का फॉर्मूला याद है ना, C12H22O11, ये सुक्रोज है, ठीक है। अब इसका पहले मोलर मास निकाल लो, निकालो, C12H22O11। अब बताओ, एक कार्बन का 12 होता है, 12 कार्बन है तो 12 बढ़ा 144, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 हाइड्रोजन है तो 22 को 1 से गुना कर दो। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 11 को गुना कर दो, गुना करो 144, 22 और 16 है 11 176, जोड़ोगे तो 342 आएगा, ठीक है। अब 342 आ गया, अब तुम क्या करोगे, क्या लिखो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ, कुछ बताओ कितना दिया हुआ है, 34.2 ग्राम दिया हुआ है, और जो मोलर मास निकला कितना है, 342, पॉइंट उठा दो, 10 काट दो, 1/10, 1/10 यानी 0.1 मोल आया। समझ आ गया। अरे मोल निकलने आ गया, तो मोल निकालने आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आप सवाल बनाने में। बस तुमको मोल निकालने के लिए बस खाली एक फार्मूला ये है, गिवन मास बाय मोलर मास, और उसके बाद तुमको ये वैल्यू याद कर लो, बस हो गया, सबका मोल निकाल लो, जो भी तुमको पूछ रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं हम लोग इस पे, किस पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन इतना है तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना आसान है। दो मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, वहाँ लिखा हुआ है, दो ए लड़का, ए इधर 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 देखो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर सब ध्यान दो, इधर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ इसमें सॉल्यूट का 5 मोल है, सॉल्यूट का 5 मोल है, ठीक है, और सॉल्वेंट का 20 मोल है। सॉल्वेंट का कितना मोल है, 20 मोल है, कि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होगा, है ना। सॉल्यूट का कितना मोल है, 5 मोल है, सॉल्वेंट का 20 मोल है, मैंने एग्जांपल दे दिया। अब मैं बोलूँ बताओ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिखा जाता है, दो या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऐसे ऐसे दो ऐसे ऐसे, मोल दिया हुआ है, अगर मोल नहीं दिया रहता तो मोल निकालते। अभी उसी तरह का भी समझा देता हूँ, क्वेश्चन बनाना सीखो। सॉल्यूट का मोल कितना है बताओ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखोगे, तो देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखोगे, ऐसे ऐसे, समझे, और टोटल मोल नीचे रखोगे, टोटल मोल, टोटल मतलब किसका किसका, सॉल्यूशन का। कभी भी कंसंट्रेशन टर्म निकालना हो तो नीचे सॉल्यूशन रखना पड़ता है, तो टोटल मोल, तो सॉल्यूट का मोल कितना दिया होता है, कितना मोल है, 5, और टोटल मोल कितना हुआ, 5 + 20 यानी 25, 5/25 यानी काटो तो कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 यानी 0.2 मोल, ट्रू, मैंने इसका कोई यूनिट नहीं होगा। दो ये भी मोल था, ये भी मोल था, मोल मोल कट जाएगा, कोई यूनिट इसका, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, क्योंकि 2 मोल का रेशियो है। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, समझ रहे हो, तो सॉल्यूट के मोल को टोटल मोल से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 2 कंपोनेंट है, कहीं मान लो 3 कंपोनेंट, तीनों का मोल जोड़ देंगे, टोटल मोल का मतलब सॉल्यूशन का मोल, ठीक है। अगर मान लो मुझे चाहिए, सर मुझे चाहिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए बताओ, ये तो गारंटी है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा ही आएगा, क्यों, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या करोगे, सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखोगे, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर रखोगे, और टोटल मोल, बोलो टोटल मोल नीचे रखोगे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब बताओ सॉल्वेंट का मोल कितना है, बताओ सॉल्वेंट का मोल कितना है, 20, और टोटल मोल कितना, 25, काटोगे, काटो 2 से काटो, 10/2 से नहीं सॉरी 5 से, 5 चौका 20 और 5 पंचे 0.8 आ जाएगा, आ गया, अरे आ गया, ये 0.8 बढ़ा है कि 0.2 बढ़ा है, अरे बोलो यार, 0.8 सॉल्वेंट का मोल ज़्यादा आया है। अब तुमको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन
और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को जोड़ दोगे तो कितना आंसर आएगा हमेशा? हमेशा आएगा। 11th में हम डिट्टो सेम पढ़ाया गया है, बट खाली बस यहाँ पर उसको रिपीट कर हो रहा है। जो नहीं पढ़ा वो भी समझ लो, बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहे इसलिए छोड़ नहीं रहे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल से भाग कर देना है। चूंकि मोल फ्रैक्शन 2 मोल का रेशियो है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता। एक और चीज बताता हूँ, जो भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आयतन, इसमें तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो मोल का रेशियो है। जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऐसा टर्म होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तुम देखोगे गर्मियों में जैसे नारियल का तेल ठंडा में जम जाता है, गर्मी में देखोगे तो वो थोड़ा पिघल जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा लेता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज कर जाता है, सीधी सी बात है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड। जैसे मोल फ्रैक्शन तो मोल का रेशियो है, तो इसमें कोई वॉल्यूम शब्द का नाम तो नहीं आया कहीं पे, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। पहली बात, मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, खत्म, यही है। और ये प्योर नंबर है। सॉल्यूट का मोल हमेशा कम, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा कम आएगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा आएगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में। फ्रैक्शन है, नाम है फ्रैक्शन, भिन्न है, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो 1 से छोटा ही आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते, प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमें 0 और 1 के बीच में, ऐसा ही इसका 0 से लेकर 1 तक होता है प्रोबेबिलिटी, वैसा ही मोल फ्रैक्शन भी किसी भी कंपोनेंट का 0 से लेकर 1 तक होता है। इतना तो मैथमेटिक्स से जानते हो, क्लास 10 से जानते हो, 11th 10th से ही जानते हो। समझ में आ गया अच्छे से? अरे क्लियर है? अरे समझा? सबसे खास बात है, इस आंसर को तुम चाहते ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐसे ना निकाल के ऐसे भी निकाल सकते थे कि तुमको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना होता है? 1। माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है, तो किसी का एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से क्या कर दोगे? घटा दोगे, घटा दो 1 में से। तो तुमको अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है और तुमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से 0.2 का कर दोगे, घटा दोगे, 0. तुमको 8 आ जाएगा। समझ आया बात को? किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो उसको 1 में से घटा दो, खत्म, क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि मोल फ्रैक्शन एग्जाम में कैसे पूछता है, एक्सप्लेन द टर्म मोल फ्रैक्शन या डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, तो बोलोगे किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है, और तो क्या बोलोगे? किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल का रेशियो है। क्या बोला, समझाया? किसी भी कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी का मोल फ्रैक्शन, किसी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का मोल और टोटल मोल का रेशियो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन है। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया किसका? मोल फ्रैक्शन का, खत्म। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सॉल्यूट जितने भी कंपोनेंट होंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा, जनरली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता होगा तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए 1 में से घटा दोगे, या सॉल्वेंट का पता होगा तो सॉल्यूट का निकालने के लिए 1 में से घटा दोगे। ये सारी बातें हमको लग रहा है कि समझ में आ गई है। पढ़ो आप डेफिनेशन। एग्जाम में डिफाइन मोल फ्रैक्शन तो क्या लिखा हुआ? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लिखा हुआ, अच्छा से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। द रेशियो, अनुपात। ओके, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का मतलब कि उसके मोल और टोटल मोल का रेशियो, अनुपात, उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। परिभाषा समझ आ गया? अरे समझ आया? अगर किसी भी मोल फ्रैक्शन के किसी भी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन हमको निकालना, मान लो कोई सॉल्यूशन है, ओके, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। मैंने सॉल्यूट को 1 बोला, सॉल्वेंट को 2 बोला, किसी को भी 2 1 बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ सॉल्यूट को बोला 1, तो इसको बोलोगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो N1/N1 + N2। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन N2/N1 + 1, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1। अभी बताया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होता है। कभी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 में से सॉल्यूट का घटा दोगे, है ना? यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूट सॉल्यूट भी भैया, ये भी ए और बी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत? वो तुम पर डिपेंड करता है। ये कभी लिखा रहेगा का ये का भी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आ जाओ, यहाँ पर पॉइंट सब लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, तुम बताओ, चूंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये, दोनों को भाग करो तो भाग करोगे तो क्या होगा? मोल का रेशियो N1/N2, तो दोनों कट ही जाएगा। तो जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो? जो मोल का रेशियो होता है वही
दुर्भाग करो तो ये भी पॉइंट याद रखना। जो मोल का रेशियो होता है, मान लो मैं बोलूँ कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल का रेशियो 3:5 है, कितना है, तो उसके मोल फ्रैक्शन का अनुपात भी कितना होगा, 3:5 ही होगा। समझे बात को, वही लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको अगर बोलूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को के मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है। अब मैं बोलूँगा एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मान लेते हैं, बट उसमें सॉल्यूट इतना कम है, 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 इतना कम है कि प्योर सॉल्वेंटे माना जाए, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इतना सॉल्यूट कम है, इतना कम है कि उसको प्योर सॉल्वेंटे मान लेंगे, तो उसका प्योर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा, बोलेंगे ना 0.9 एक तो कभी हो नहीं सकता है, तो एक तो उसको एक ही मान लेंगे लगभग, क्या मान लेंगे, तो बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट अगर है, प्योर सॉल्वेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, और उस केस में सॉल्यूट उसमें है नहीं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0, दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 1। क्लियर हो गया। तो प्योर सॉल्वेंट है, अगर प्योर वाटर में बोलो प्योर वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ, प्योर वाटर का मोल फ्रैक्शन, प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1, प्योर लिक्विड है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1। समझिए बात को, प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 क्योंकि प्योर है। अब अगर मैं बोलूँ कि प्योर सॉल्यूट बोलो, सॉल्वेंट नहीं है खाली सॉल्यूट है, तब भी 1, नहीं समझिए। तो अगर प्योर सॉल्वेंट की बात होगी तो प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0। अब प्योर सॉल्यूट में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0, जिसका 1 होगा उस बाकी का 0 होगा। अगर सॉल्वेंट का 1 है तो सॉल्यूट का 0, अगर सॉल्यूट का 1 है तो सॉल्वेंट का, दोनों को जोड़ के कितना पड़ना चाहिए, तो लिखा हो प्योर सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉरी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, जल्दी बोलो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए। मैंने 2 सॉल्वेंट को बोला है, पहले समझा दिया है, और 1 बोला है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अगर प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट तुम्हारा प्योर है तो उसके इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये छोटी छोटी बात है, समझ आ गया अच्छे से। एग्जाम में अगर बोले व्हाट इज मोल फ्रैक्शन तो डेफिनेशन लिख दोगे और उसका कुछ पॉइंट लिख दोगे, इट हैज़ नो यूनिट। ओके, जैसे डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन लिखाओ तो देखते हैं तुम लोग को याद होता है कि नहीं होता, फ्रैक्शन देखो तो हम एक बार डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं तुम लोग को, लिखा हुआ है मुझे पता है, तुमको एक बार याद भी होगा, लिखने से याद होता है। बोलो जल्दी बोलो, कैसे लिखे हो, पूरा पॉइंट एक जगह में लिख रहा हूँ, मैं इसको हटा दूंगा, चलो बोलो, बताओ डेफिनेशन बताओ। नंबर 3 ना, 3 ना, मोल फ्रैक्शन का बोलो जल्दी। मोल फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको मोल भिन्नांश या मोल अंश बोलते हैं। काय लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं बाबा, काय, ऐसे, ठीक है, काय कैसे लिखा जाता है, बताओ। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या, बता सकते हो, बताओ कैसे लिखो, बताओ तो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, बोलो, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का, ऑफ द सॉल्यूशन, बोलो आगे, सॉल्यूशन टू द, किसके साथ, टू द मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल, हाँ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कहाँ आसान है, इज डिफाइंड, इज कंसिडर एज द मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड, लिख दे लो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा सेंटेंस बैठ जाएगा, लो, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या समझ में आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कितना इजी डेफिनेशन है, हो गया। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है मुझे, क्या लिखना है, पॉइंट बताओ पहले, ओके बताओ। मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, क्या लिखोगे, पॉइंट एग्जाम में ऐसे लिखना है, मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है उसका। ओके, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर या डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, बोलो, डज नॉट डिपेंड ऑन, बोलो, टेम्परेचर। ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसके बारे में अगर तुमको अगर ये और पॉइंट सब लिखना है, डायग्राम बना के लिखना है तो ऐसे करोगे, क्या करोगे सर, एक सॉल्यूशन पहले ऐसे कर लोगे, एक सॉल्यूशन है, बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है, जल्दी बोलो, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट को 1 बोल दो और सॉल्वेंट को 2 बोल दो, जिसको जो बोलना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट को 1 बोल दो और सॉल्वेंट को, किताब में ए और बी भी मान लेता है, कोई दिक्कत,
तुम्हारा मन करे सर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको ए, इसको बी, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में दोनों इस्तेमाल कर लिया है। सॉल्यूट को ए बोल रहा हूँ, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, और सॉल्वेंट को 2 बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे कर लो। और उसका लिखो काई, कब लिखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग मतलब बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट बताओ, सॉल्वेंट का 2 बोलो, सॉल्वेंट का जल्दी बताओ, क्या लिखोगे? N2 बाय N1 बाय प्लस N2, ओके। और इसको देख के पता चल रहा है कि सर मोल फ्रैक्शन जो है वो दोनों का सम जो है वो 1 आएगा। ये एक बहुत अच्छा खास रिजल्ट है, रिजल्ट लिख दो फ्रैक्शन ही, अगर समझ गए तो अच्छा से। अब यहाँ से तुमको अगर मान लो कभी तुमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सॉल्यूट का दिया हो, तो उसमें से क्या कर दोगे? घटा देंगे। तो कितना आसान है, कोई ज़्यादा आसान है कि मुश्किल है? अरे ज़्यादा मुश्किल है कि आसान है? आसान है, हो गया, सेमी चीज़ है, क्लियर हो गया? अरे क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद तुम एक बात लिख सकते हो कि प्योर लिक्विड के लिए फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा बताओ? Chi1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मैंने 2 को बोला सॉल्वेंट ना, अरे 2 को क्या बोला? सॉल्वेंट ना, तो उसकी 1 हो जाएगी और Chi1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब प्योर अगर मैं बोल दूँ, प्योर सॉल्यूट के लिए बोले तो, प्योर सॉल्यूट के लिए बोलते तो, सॉल्यूट के लिए प्योर सॉल्यूट है, यानी कि केवल सॉल्यूट है उसके अंदर, ओके बोलो, तो इसकी 1 हो जाएगी और Chi2 की 0 हो जाएगी। सही है गलत है? जल्दी बताओ, सही है गलत है? सिंबल को अच्छा से लिख दो, हो गया Chi2। सही गलत है बताओ, दोनों को जोड़ के 1 हो रहा है कि ना हो रहा है? तो अगर तुमको प्योर सॉल्वेंट की बात करें, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1, अब बाकी उसमें सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0। अगर प्योर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, बाकी प्योर इसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0, क्योंकि सॉल्वेंट नहीं है उसमें। समझा गया? तो ये सारी बातें तुमको याद रखनी, हो गया। एग्जाम में अगर बोलता मोल फ्रैक्शन डिफाइन करो तो ये पॉइंट हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लिख सकते हो, वहाँ तक छोड़ सकते हो, ओके। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर डिपेंड करता है? नो। क्या मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती है? नो। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, इसका वैल्यू है। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का जो होगा, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, ओके, हमेशा, नो यूनिट, ओके। इसकी प्योर वैल्यू है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। आगे कम आएगा मोल फ्रैक्शन, इसके में कोई ऑप्शन नहीं है। अरे समझा रहे लड़का? अच्छा, अब सवाल मैंने तुम जो करवाया था, जो लिखो, ओके चलो, इतना बात लिखी थी, इसको हटा देना, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई लिखोगे तुम लोग ना, ज़्यादा फिर तुम्हारा मन बढ़ेगा तुम लोग का, इतना ही ना दो, काफ़ी है। और ये भी बताए थे कि एक पॉइंट कि जो मोल्स का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही, यहाँ छोड़ो नहीं, यहाँ से अच्छा है, यहाँ लिख दो, यहाँ ओके, वही तुम्हारा मोल्स का रेशियो होता है, हाँ, N1 बाय N2। ये बात, सब बात यहाँ पे आ गया कि मैं हम लिख दिया तुम्हारे हाथ सामने में, इसलिए लिख दिया ताकि तुम दोबारा देख लो। जो मोल का रेशियो भाई, मोल फ्रैक्शन का रेशियो, क्लियर हो गया? दोनों गड़बड़ हो गया, खत्म, समझ आ गया? अब सवाल सब देखो, सवाल दो, यही सवाल दो, देखो सवाल दो, बस सवाल में कुछ है, तुम लोग एक बार देखो कि बना हो गया, पढ़ो। 5 मोल ग्लूकोज है, ग्लूकोज की यहाँ ग्लूकोज है तो सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट, ग्लूकोज सॉल्यूट हो जाएगा, अब वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो 5 मोल ग्लूकोज का दे दिया है, 10 मोल वाटर का दे दिया है, तब बोला है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो। कितना आसान है, 5 मोल ग्लूकोज का है तो टोटल मोल कितना हो गया? 15। मोल निकालने की जरूरत नहीं, मोल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ग्लूकोज का मोल निकालना है तो 5/15 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 हो गया मतलब क्या हुआ समझे? 3 हिस्सा में, 3 हिस्सा था सॉल्यूशन का, उसमें से 1 हिस्सा किसका है? सॉल्यूट का, तो कितना हिस्सा सॉल्वेंट का होगा? इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, अरे 3 हिस्सा है, इसको पढ़ना, इसको 3 हिस्सा, टोटल 3 हिस्सा है तुम्हारा सॉल्यूशन का, कितना? तो उसमें 1 हिस्सा सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्वेंट कितना बचा? 2/3 हो जाएगा आंसर। छुटकी सी में ऐसे बना दो, ऐसे भी सॉल्व कर लो। वाटर का निकालना है तो तुम क्या करोगे? वाटर का 10/15 करोगे, क्या करोगे? 1 में से ग्लूकोज का क्या कर दोगे? घटा दोगे, क्लियर हो गया? मोल से इसको रिलेट नहीं करना है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। अब इस बार क्या किया? इस बार मास दे दिया है, क्या दे दिया? अब मास दे दिया तो पहले इसको क्या करोगे? मोल में कन्वर्ट करोगे। तो 18 ग्राम तुमको ग्लूकोज दिया हुआ है, तो पहले क्या करोगे? इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला लिखो, C6H12O6, मोलर मास लिखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 निकाल दिया। अब ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, गिवन मास बाय
तो गिवन मास 18, मोलर मास 180, जो फॉर्मूला से निकाले काटेंगे तो 1/10, 1/10 यानी 0.1 मोल। ग्लूकोज का मोल आया 0.1 मोल, फ्रैक्शन नहीं आया, ये मोल आया है। उसके बाद वाटर का निकालो, वाटर का होता है गिवन मास में मोलर मास। अब तुम बताओ पानी 72 ग्राम है, पानी कितना दिया हुआ है, तो 72 गिवन मास बाय पानी का 18 होता है, 18 H2 होता है ना 18, तो 72 को 18 से बार गिवन मास, जो मास दिया वो ऊपर लिखोगे, जो फॉर्मूला से निकालोगे उसको नीचे रखोगे। 18 के बाद 4 मोल हो गया। अब टोटल मोल बताओ, 0.1 मोल आई 4 मुझे तो 4.1 मोल हो जाएगा। अरे बोलो ना, अरे ये सॉल्यूट ना हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूट ना हो गया तो, और वाटर क्या हुआ तुम्हारा सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल सॉल्यूशन का मोल निकल जाएगा, है ना। तो चलो आ जाओ, वाटर इसका टोटल मोल कितना हो जाएगा बताओ, तो कैसे निकालो, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ग्लूकोज का मोल बटा टोटल मोल, ग्लूकोज का मोल कितना है बताओ 0.1, और टोटल मोल कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, उसमें जोड़ो 4 पॉइंट उड़ाओ 1/41। अब बताओ 1/41 का मतलब समझे, सॉल्यूशन का टोटल पार्ट 41 है, 41 में से एक हिस्सा सॉल्यूट है तो 40 हिस्सा बचेगा सॉल्वेंट, तो 40 41 ऐसे भी सोच सकते हो। क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, इस तरह मास से मोल निकाल सकते हैं। तो ये बताओ मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसे कितना इजी है, तुम देखो ये लड़का, ये देखो 10% W/W मतलब क्या हुआ, पहले इसका मीनिंग बताओ, क्या ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। 10% W/W मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और 10 ग्राम सोल्यूट है, 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन 100 ग्राम है क्योंकि परसेंटेज है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन है तो सोल्यूट 10 ग्राम हो गया और सॉल्वेंट 90 ग्राम हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट का तुमको बोल चाहिए ना, तो टोटल निकालोगे, तो यानी कि मास है तो मास में घटा सकते हैं। 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर है, यानी कि 10 ग्राम सोल्यूट हो गया, और NaOH केमिकल का नाम चर्चा कर दिया था, ये सोल्यूट हो गया, बोले थे जो केमिकल का चर्चा होगा सोल्यूट होगा, तो इसका मोलर मास निकाल लो 23, 16 39 है, 39 1 40, तो कितना है 10 ग्राम है, गिवन मास बाय मोल निकालना, तो गिवन मास को मोलर मास से भाग कर दोगे, तो NaOH का 40 हुआ, भाग कर दिया 1/4 1/4 0.25, यानी कि तुमको NaOH का जो मोल आया वो 0.25 मोल आया। ओके, अब चलो, अब वाटर का निकालना पड़ेगा, वाटर 90 ग्राम लेना पड़ेगा। 90 ग्राम क्यों, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है और सोल्यूट तुम्हारा 10 ग्राम है, तो सोल्यूट को घटाना पड़ेगा, तो 90 ग्राम बचेगा, 90 ग्राम को भाग कर दो गिवन मास बाय 18, वाटर का 18 होता है मोलर मास, पता होना चाहिए H2 का, भाग करो 5 मोल, तो वाटर का 5 मोल आया और NaOH का 0.25 आया, टोटल जोड़ दोगे तो अगर मोल फ्रैक्शन NaOH का निकल जाएगा तो फिर वाटर का निकल ही जाएगा वो एक में से घटा के, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो NaOH का मोल कितना आया 0.25, टोटल मोल कितना होगा, जोड़ो सब 5.25, पॉइंट उड़ाओ 5 से काटो 1/21 आ जाएगा। 21 पार्ट में एक पार्ट सॉल्यूट है तो 20 पार्ट सॉल्वेंट होगा, घटा के देख लो एक में से घटेगा। क्लियर हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ऐसा ही, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, अब यहाँ पर रिलेट करो चीजों को, बहुत इजी है। W/V का मतलब क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, याद आया। 120 ग्राम NaOH है, NaOH कितना है 20 ग्राम NaOH, आप ध्यान दो यहाँ पे 20 ग्राम NaOH है, लेकिन 100 ml सॉल्यूशन है। अब तुमसे मैं पूछूं सॉल्वेंट कितना है, तो क्या करोगे 100 में 20 घटा दोगे, तो 2 थप्पड़ मारेंगे। 100 ml सॉल्यूशन है, मास नहीं है इस बार कि तुम घटा दोगे, तो पहले वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। कहो सर सॉल्वेंट का मास क्यों निकालेंगे, अगर सॉल्वेंट का मोल नहीं निकलेगा तो टोटल मोल निकलेगा नहीं, और टोटल मोल नहीं निकलेगा तो तुम भाग किसे करोगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर तुमको वॉल्यूम का चर्चा इस बार है तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर 100 ml है, इसमें कोई शक, क्योंकि परसेंटेज है। तो तुमको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे देगा तो तुम आराम से सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी दिया रहेगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके तुम आराम से मास निकाल लोगे, मास निकाल लोगे तो वो मास वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकलेगा, अब वो सॉल्यूट को घटा करके सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। समझ लॉजिक समझा रहे हैं, तो भैया 20 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन में है। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो 100 ml सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास को हमने W लिखा है सॉल्यूशन का। ओके, तो सॉल्यूशन का तो क्रॉस डेंसिटी भी पता ही है, वॉल्यूम पता ही है, गुना कर लो 100 से ml कट जाएगा 200 ग्राम आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 200 ग्राम, कितना ग्राम 200 ग्राम। अब डेंसिटी तुम सोचो, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि 1 ml में 2 ग्राम है, 1 ml में, तो ये कितना ईजी है, तुमको इसको गुना करने की भी जरूरत नहीं है। बताओ डेंसिटी का मतलब हुआ कि हर 1 ml में 2 ग्राम है, यहाँ 100 ml है, तो जब 1 ml में 2 ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा 200 ग्राम, तो ऐसे भी गुना करके समझ में आ रहा है। अब ऐसे भी यूनिट कटना चाहिए, तो यूनिट कट जाएगा ऐसे, तो डेंसिटी को मैंने वॉल्यूम से गुना कर दिया, मास निकल गया, तो 200 ग्राम क्या चीज़ निकला, सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन का मास 200 ग्राम है और सॉल्यूट का मास कितना 20 ग्राम है, तो 200 में से 20 घटा दो तो 180 ग्राम, 180 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट हो जाएगा, हो गया खत्म। तो वाटर सॉल्वेंट का मास 180 ग्राम आ गया। अब मोल निकालो, पहले सॉल्यूट का मोल निकालो, गिवन मास बाय
सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है और NaOH है यहाँ पे, तो 40 हो जाएगा, भाग करोगे 0.5 मोल रहेगा। वाटर का निकालना है, सॉल्वेंट वाटर है ना, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 और उसका मास कितना गिवन है 180, 180 का 10 मोल हो जाएगा। सवाल बना लो, बना दिया या वैसे निकाल लो, ये 10 मोल हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना 0.5 को टोटल 10.5 से भाग करोगे, क्योंकि सॉल्यूट का मोल निकला 0.5 मोल और सॉल्वेंट का मोल निकला 10 मोल, 10 में 0.5 तो 10.5 हो जाएगा। ओके, काटो 1/21, 21 में से एक पार्ट तुम्हारा सॉल्यूट है तो 20 पार्ट तुम्हारा सॉल्वेंट होगा, घटा के देख लो 20/21। समझ में बात को? अरे क्लियर है? कोई ज़्यादा मुश्किल? हर वेराइटी का सवाल तुम मोल फ्रैक्शन करवा देंगे। अब है तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, बोलो, हाँ, मोलैरिटी। ठीक है, अब देखती रहो अभी, मोलैरिटी दोनों पढ़ाएंगे अभी। ओके, आगे लिखा हुआ, लिखा हुआ है, अब मैं लिख के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है राइटिंग, ये मुझे राइटिंग पसंद नहीं आ रहा है। बैटरी और चैन से बोलना नहीं है बीच में। मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया? अरे मोल फ्रैक्शन क्लियर है? मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया? हाँ, मोल फ्रैक्शन क्लियर? चौथा नंबर, मोलालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे ज्यादा तुमको 3 टर्म इस्तेमाल होता है कंसंट्रेशन में, एक होता है मोलारिटी, एक होता है मोलालिटी, एक मोल फ्रैक्शन। तीनों तुमको आना चाहिए। मोलालिटी को यम, स्मॉल यम से लिखा जाता है। दिस इज मोलालिटी। पहले मोलालिटी ना पढ़ के मोलारिटी पढ़ा देते हैं, समझ आएगा। पहले मोलारिटी पढ़ा देता हूँ, तब मोलालिटी पढ़ाएंगे। मोलारिटी क्या बोलोगे इसको? मोलैरिटी, मोलैरिटी। इसको कैपिटल यम से लिखा जाता है, या कहीं कभी तुमको सी भी लिखा जाएगा। इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? मैंने कंसंट्रेशन का मतलब ही समझ आ जाता है यहाँ पे जनरली। वैसे कंसंट्रेशन तो सब कंसंट्रेशन टर्म है, बट मोलैरिटी को कंसंट्रेशन बोल देते हैं, सी भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ओके, पहले पढ़ा देते हैं, टाइम बचेगा तो लिख लोगे, नहीं बचेगा तो फिर ओके दे देंगे, लिख कर लाओगे घर से। मोलैरिटी को कैपिटल एम या सी से लिखा जाता है। ओके, अब ये मोलैरिटी डिफाइन कैसे करते हैं ध्यान देना। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं एक ही स्लाइड पे दोनों पढ़ा दूंगा। चौथा है, ओके, अब 5वां नंबर में इधर लिख रहा हूँ, क्या कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा अंतर जो पूछा गया है वो यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब लिख रहा हूँ 5वां नंबर में इधर लिख रहा हूँ, 5वां नंबर इधर लिख रहा हूँ। नाम बताओ क्या लिखेंगे 5वां नंबर में? मोलैलिटी, मोलैलिटी, स्मॉल एम से लिखा जाता है इसको। ये देख रहे हो, इसका नाम क्या है? मोलैरिटी। देखो केवल किसका अंतर है मिस्टर, ये यहां पर देखो, देख पा रहे हो कुछ? आंख को खोलो, आंख खोलो, आंख नहीं खोला तो ये देखो, यहां पर आर है और यहां बस यही का अंतर है, आर एल का अंतर है। वो मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है। ये मोलरता है, हिंदी में बोलते हैं इसको मोलरता, इसको बोलते हैं मोललता। मोललता जैसे बच्चा लोग ततलाता नहीं है, तो अगर बच्चा को बोलो मोलरता बोलो तो मोललता, मोलरता नहीं बोलेगा, मोललता बोलेगा, तुतलाएगा। भाई तुतलाने वाला नाम हो गया मोलैलिटी। समझ रहे बाबू? बस खाली आर का अंतर है। ये मोलैरिटी है, वो मोलैलिटी। सेम डिट्टो सेम 11th में पढ़ाया गया। और जानते हो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार आया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दूसरा बात ये कि जितना भी कंसंट्रेशन टर्म अभी पढ़े हो, चाहे वो तुम ये परसेंटेज टर्म पढ़े हो, चाहे तुम पीपीएम पढ़े हो, चाहे तुम मोल फ्रैक्शन पढ़े हो, ओके, जिसमें भी पढ़े नीचे में सॉल्यूशन था। नीचे में क्या था? इसमें भी सॉल्यूशन होगा, बट ये इकलौता बेचारा खास है जिसके बट्टा में सॉल्यूशन ना होकर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? क्योंकि सर डेफिनेशन जब पढ़ा रहे थे कंसंट्रेशन का डेफिनेशन, तो लिखे कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट लिखा था ना। तो हर केस में सॉल्यूशन लिखा जाता है, बट इकलौता केस है ये खास इकलौता जिसमें सॉल्वेंट लिखा जाता है। समझ में आ गया? अरे क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आँख खोल लो, आँख खोल लो। क्या इसका क्या मतलब है? अब सुनो, कभी लिखा रहेगा तुमको, जैसे ये है, इसे लिखा रहेगा 5 मोलर सॉल्यूशन। इसको क्या पढ़ो? पढ़ो मैंने कोई सॉल्यूशन है, मैंने कोई बर्तन में घोल बना हुआ है, लैब में जाओ केमिस्ट्री के लैब में, और लिखा रहेगा 5 मोलर सॉल्यूशन। क्या लिखा रहेगा? ए लड़की इधर देखो, 5 मोलर सॉल्यूशन। एक और घोल है उस पर लिखा रहेगा 5 स्मॉल एम। ये नहीं पढ़ना 5 मीटर, इसको बोलो 5 मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलो 5 मोलर सॉल्यूशन। इसको बोलोगे 5 मोलर सॉल्यूशन। फिर बोलो 5 मोलर सॉल्यूशन। 5 मोलर। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बताता हूं। 5 मोल पर लीटर। इसका मतलब समझो, 5 मोल पर केजी। समझे? इसका मतलब हुआ कि हर 1 लीटर सॉल्यूशन में
सॉल्यूट के 5 मोल है, सॉल्यूट का ही ना अमाउंट होता है कंसंट्रेशन, तो हर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 5 मोल है, और इसका मतलब हुआ हर 1 केजी सॉल्वेंट में, यहां पर सॉल्वेंट होता है बट्टा में, सॉल्यूशन नहीं होता है, हर 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल, बोलो, सॉल्यूट है हर 1 केजी में। यह है मोलैलिटी का मतलब, यह है 5 मोलर सॉल्यूशन, 5 मोलर सॉल्यूशन, और यह है 5 मोलर सॉल्यूशन। कभी भी तुमको अगर सुनो डेफिनेशन देखो, कभी भी तुमको मोलारिटी निकालना ना, सॉल्यूट के मोल को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से भाग करना पड़ेगा। ओके, यहां देखो, कभी भी तुमको मोलारिटी निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के, बोलो, सॉल्वेंट के मास से भाग करना पड़ेगा। सॉल्वेंट के मास, वही मास ग्राम में नहीं चलेगा, किस में चलेगा, केजी में। यहां वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में नहीं चलेगा, लीटर में। बस ये कहानी है। एग्जांपल देता हूं तो अभी समझ में, एक एक बात समझ में आ जाएगा। अब देखो, तुमको अगर डेफिनेशन देना है तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे कि मोलारिटी भी सॉल्यूट का मोल है, मोलारिटी भी सॉल्यूट का मोल है, बट ये बताएगा कि 1 लीटर सॉल्यूट, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल है, ये बताएगा। ये बताएगा 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल है। सॉल्यूट का मोल ये भी है, सॉल्यूट का मोल ये भी है, बट बोलोगे ये सॉल्यूट का मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूट का मोल है 1 केजी सॉल्वेंट में। अरे समझ रहा है, बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। समझे, यहां पर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, बस यही है। तुमको कभी भी मोलारिटी निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखोगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नीचे रखोगे, मोलारिटी निकल जाएगा। तुमको कभी मोलारिटी निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखोगे, नीचे सॉल्वेंट का मास रखोगे केजी में, अब भाग कर दोगे सब तो मोलारिटी निकल जाएगा। समझे। अब बताओ, इसके बट्टा में मास आ रहा है, अब इसका फॉर्मूला सुनो, इसका फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे, बट लीटर में, किसमें, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ओके, और यहां बताओ मोलारिटी चाहिए अगर तुमको तो सॉल्यूट का मोल बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये सॉल्वेंट का मास है इन केजी, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या, यहाँ का सॉल्यूशन है, दोनों में अंतर आ रहा है, ये लीटर में। अरे समझा। अब तुम बताओ कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि वॉल्यूम आ गया है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ऑप्शन था मोलारिटी, ऑप्शन था मोल फ्रैक्शन, सॉरी ऑप्शन था मोलारिटी, ऑप्शन था मोलालिटी, या ये बोला डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर, या अफेक्टेड बाय टेम्परेचर दे दिया, मान लो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ऑप्शन दे दिया मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और दे दिया है वो मान लो W/W टर्म, परसेंटेज W। तो ऑब्वियसली मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बाकी सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बोले कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो मोलारिटी करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन हो जिसमें से एक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे या 3 करे, ऐसा भी हो सकता है, जिसमें वॉल्यूम आएगा बता देंगे। क्या समझ में आ गया अच्छे से। तो दोनों में डिफरेंस पूछा था, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, इसका होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में अंतर समझ आ रहा है, आ रहा है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। हो गया, आप सबको लिखो, चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो, रटना नहीं है, खुद से लिखाओ, हमको नहीं लिखना आता, लिखाओ, लिखाओ तो लिखाओ, जल्दी लिखाओ, ए लड़का लिखाओ, पहला डेफिनेशन पॉइंट लिख रहा हूँ। एग्जाम में डिफरेंस लिखो तो ऐसे डब्बा बना के लिख सकते हो। चलो लिखाओ, लिखाओ, ए लड़की, यहाँ लिखाओ, वेट लिखाओ, इट इज द, लिख दे, इट इज द, स्टार्ट करें, इट इज द नंबर ऑफ, बोलो, मोल्स ऑफ, किसका मोल्स, सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर बोलना जरूरी है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन्हीं की यहाँ पर सॉल्वेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ बोलो, इसको, इसके बारे में बोलो, इसका इट इज द मोल्स ऑफ
सॉल्यूट इन, डिजॉल्व इन, सॉल्यूट, डिजॉल्व की जगह तुम चाहो तो प्रेजेंट भी लिख सकते हो। ओके, डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम, किलोग्राम लिख दो, किलोग्राम का स्पेलिंग देखो तो, किलोग्राम सही है, पर किलोग्राम ऑफ, क्या लिखो यहाँ पे, सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? चलो दूसरा बात बताओ, दूसरा बताओ। चूंकि इसमें वॉल्यूम आ गया है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, it depends on temperature, it depends on it does not depend on, बोलो, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं। और कुछ, और कुछ बोलो, इसकी यूनिट बताओ, यूनिट, 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 इट्स यूनिट इज, यूनिट ऑफ मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ओके, इसको बोलो, इसकी यूनिट बोलो। इसी को हम लोग यम, कैपिटल यम से लिख देते हैं। कैसे लिख देता हो बताओ? कैपिटल यम से। और इसको बोलो, इट हैज़ यूनिट, इट हैज़ यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी, स्मॉल एम से लिखा जाता है, मोलल, है ना। समझा? 3 ठो अंतर हो गया, एग्जाम में लिख देगा तो। अब एक एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल मान लो कि मैं तुमको बोल दिया, एग्जाम्पल दे दिया वो, चलो ओके, मैं लिख दूँ 5m, 5m ए सुनो बाबू, 5m NaOH का सॉल्यूशन। क्या मतलब बताओ इसका? मतलब बताओ, मतलब बताओ क्या पढ़ोगे उसको? 5 मोलर। या कभी कभी क्या बोलेगा कि सिर्फ बोल देगा मोलर सॉल्यूशन है, खाली मोलर बोल देगा, तो मोलर मतलब 1 मोलरिटी, कुछ ना बोलेगा तो उसमें। ओके, कभी कभी डेसी मोलर बोल देता है, डेसी मतलब 10 का पावर -3, सॉरी 10 का पावर -3, हाँ डेसी मतलब 10 का पावर -1। ओके, डेसी सेंटी याद है ना, डेसी मतलब 10 का पावर -1 होता है। ओके, कभी सेंटी मोलर बोल देगा, 10 का पावर -2, कभी बोला मिली मोलर तो 10 का पावर -3, आता नहीं सब बात। कभी कभी बोले बाई मोलर, 2 मोलर को बाई मोलर बोल दोगे, ठीक है, तो ये सब टर्म सब आएगा। खाली मोलर बोल देगा तो एक मिनट, तो इसको पढ़ो, कब पढ़ोगे? 5 मोलर NaOH का सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट कौन है? पानी है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, मीन्स बताओ, मीनिंग बताओ, मीन्स 5 मोल NaOH, बोलो, प्रेजेंट इन, बोलो जल्दी बोलो, प्रेजेंट इन, बोलो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ, ये ना मतलब वाह। चलो इसका मतलब, चलो इसमें एग्जांपल है, बात नहीं करो, इसका एग्जांपल बताओ। जैसे मैं लिख दूं 5 मोलल, कब पढ़ोगे इसको? कब पढ़ोगे इसको पढ़ोगे 5 मोलर, इसको बोलो 5 मोलल। ओके, जैसे मैं बोलूं बाबू HCl का सॉल्यूशन मान लो, या मैं बोलूं ग्लूकोज का सॉल्यूशन, चलो हटाओ, C6H12O6। ओके, सॉल्यूशन बताओ क्या मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, मीन्स 5 मोल सॉल्यूट, 5 मोल ग्लूकोज, प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन, जो बोलना है, प्रेजेंट इन, कितना बोल बताओ चलो, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सही है, हो गया, ये पूरा हमने लिख दिया, पूरा अच्छा से लिख दिया है। एग्जाम में अंतर 3 पॉइंट लिख हो गया। तो भाई इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, लिखने की जरूरत है नहीं, इसको भी हटा रहा हूँ। फार्मूला सब अगले क्लास में, फार्मूला भी लिख देंगे हम, चिंता नहीं करो, अभी इसको आगे समझाएंगे, सवाल सभी करवाएंगे, ठीक है गाइस। पढ़ा रहे हम, परेशान तुम हो रहे हो काफ़ी, कैसे हो जाएगा? हो गया, ये इतना हो गया। इसको जा करके घर से, अब अभी हम स्क्रीनशॉट का मौका देते हैं, लिख के लाओगे, क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। चलो हटाओ, कहाँ से लिखना बताता हूँ? मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से किया है आज? यहाँ से
और यहाँ से ना एक बेसिक, यहाँ से एक बेसिक ही लिखना है, बेसिक है ये कौन टर्म है, ये बेसिक है। हाँ 1 2 3 बेसिक टर्म हो गया, 3 बेसिक हो गया। अब यहाँ से ये मेन है, 1 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 इतना होता है। और सुनो ये मेरी बात को अच्छे से सुनो सुनो सुनो, जितना क्वेश्चन दिया आपने प्रैक्टिस के लिए उसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तब बनाओगे, ठीक है। अब बाकी सुनो, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुमको यहाँ क्वेश्चन है ना, ये दो, ये भी क्वेश्चन है, खुद से बनाओगे इसका सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ो, नोट सवाल बना के लाना है खुद से, मोलैरिटी और मोलैरिटी पे। और थ्योरी तो नोट करके लाना ही है तुमको कॉपी में, नोट फेयर कॉपी में, फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिखो या लिखो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करके लाओगे। समझा गया अच्छे से? तो अगली कक्षा में मिलते हैं, दैट्स ऑल। अभी इसको डाल देते हैं, ओके।